हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवोरिंग मैच की सीजन 2 के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देख रखा तो पहले जाकर आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट को मास्टर डारिया की तरफ से एक मिशन मिलता है और रसल को पता था कि इसी मिशन के दौरान ही प्रोफेसर ह्यूबर्ट मारे जाएंगे। इसी वजह से रसल उनके साथ चला जाता है और उनका मिशन कील किंगडम के लोगों को अपने किंगडम तक एक्सकोर्ट करना था। लेकिन रास्ते में उनका टकराव शूरा से हो जाता है, जिसे कि एम्पायर का एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्वॉर्डमैन माना जाता है, जिसके साथ रसल काफी ज्यादा देर तक फाइट करता है और रसल उसे काफी हद तक इंजर्ड तो कर देता है, लेकिन लेवल डिफरेंस काफी ज्यादा होने की वजह से रसल उसे नहीं हरा पाता। लेकिन इस वक्त तक रसल ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और इससे पहले कि शूरा रसल को मार पाता, एन मौके पर वहां पर येलो टावर मास्टर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने शूरा को मार दिया था और रसल की लाइफ सेव कर ली थी। तो अब आगे। तो अब हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद 10 दिन गुजर चुके होते हैं, जहां अभी तक रसल पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था और रसल कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है इस बारे में सोचना कि ओवरलोड और विजार्ड बॉडी टेक्निक होने के बावजूद भी मुझे पूरी तरह से रिकवर होने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। इन सब चीजों से मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं अभी तक इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर सर निकोलो एंड टाइम पर वहां पर ना पहुंचे होते तो इस वक्त मैं मारा जा चुका होता। ये सब कुछ अपने मन में सोचते सोचते रसल अपनी आंखें खोल लेता है और फिर दोबारा से अपने मन में सोचने लगता है, मुझे लगा था कि मैं स्ट्रोंगर हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रास्ता और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। मगर उस ड्रैगन किंग ने मुझे जो बात कही थी उसका क्या मतलब था, क्योंकि उसने अचानक से ही मुझे ड्रैगन्स को ढूंढने को बताया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ड्रैगन्स तो काफी देर पहले ही खत्म नहीं हो गए थे और उस ड्रैगन किंग की बातों को याद कर करके रसल के दिमाग में काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे कि क्या कोई ड्रैगन जिंदा है, अगर जिंदा है तो फिर कहाँ है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल के साथ कुछ बातें कर रहे थे, जहाँ प्रोफेसर रसल को कह रहे थे कि इसके पीछे सिर्फ एम्पायर ही नहीं हो सकता। तो रसल भी प्रोफेसर को बताता है कि हाँ, क्योंकि शूरा ने मुझे बताया कि मेरे फादर की डेथ के पीछे सिर्फ एम्पायर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो प्रोफेसर अपने मन में कुछ सोचते हुए रसल को कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि वो सिंपली तो मैं प्रोवोक कर रहा था, लेकिन शायद इस सब के पीछे भी कुछ सच्चाई हो सकती है। चलो, फ्लेम टावर के थ्रू सीक्रेटली मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाऊंगा। और फिर अचानक से कुछ निकालते हुए रसल को कहने लगते हैं, मास्टर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंतित थी और तुम्हें काफी ज्यादा रिकवर देखकर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई। ये कहते कहते प्रोफेसर कोई चीज निकाल कर रसल को पकड़ाने लगते हैं, जो कि रॉयल बैंकेट का एक इनविटेशन कार्ड था। और अगले ही सीन में हमें रॉयल बैंकेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और वहां पर अपने रसल भाई साहब भी पहुंचे हुए थे और अपने मन में कुछ सोचते हुए कहने लगते हैं, शायद यूजुअली क्योंकि मैं अपने यूनिफॉर्म में होता हूँ, इस फॉर्मल सूट को डालकर मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और तभी अचानक से रसल के पास मास्टर डारिया पहुंच जाती हैं, जो कि रसल को सही सलामत देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं, तुमने तो दोबारा से काफी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर ली है। तुम्हारी टीचर और फ्लेम टावर की मास्टर होने की हैसियत से तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। मास्टर डारिया रसल की तारीफें करने में मसरूफ ही थी, अचानक से कोई उनके पास आते हुए कहता है, फ्लेम टावर मास्टर तुमसे मिले हुए काफी देर हो गई। जिसे देखकर मास्टर डारिया भी कहती हैं, ओह जिलियन, व्हाट अ सरप्राइज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस बैंकेट में आए हुए हो। तो वो न्यू कैरेक्टर रसल की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी डिवाइनिटी को देखना चाहता था, जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया है। और उस पर्सन को देखते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था, नो वे, क्या ये जिलियन है। और मुझे इनके नाम प्रोनाउंस करने नहीं आते, तो अगर कोई गलती वलती हो जाए तो इग्नोर कर देना। खैर, रसल अचानक से उस पर्सन को कहता है, क्या आप सर जिलियन पर्सन हैं? तो वो पर्सन भी रसल को कहता है, ये जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे जानते हो, इससे हमारी कन्वर्सेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। और फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये इस किंगडम का एक सुपर ह्यूमन ओरा नाइट है, जो कि मोर देन 18 तरह के वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। जिस पर्सन को देखते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था, इस बारे में सोचना कि इतना ताकतवर इंडिविजुअल मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आया है, इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। और सर जिलियन कहने लगते हैं, मैंने सुना
कि तुमने उस शूरा को काफी गंदे तरीके से मारा। तो रसल हंसते हुए जवाब देता है, "नहीं, बस मैं थोड़ा सा लकी था।" तो सर जिलियन भी रसल की तारीफ करते हुए कहते हैं, लक सिर्फ उन्हीं को फेवर करता है जो कि सच में स्किल्ड होते हैं। और फिर अचानक से काफी ज्यादा पुरजोश होते हुए कहते हैं, तुमने उस बास्टर्ड को मारकर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि वो शूरा और उसके सारे डिसाइबल सभी का सभी स्कम है। और अचानक से सर जिलियन को गाली देता देखकर वो भी रॉयल पैलेस में रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, रॉयल पैलेस में इतनी ज्यादा रफ लैंग्वेज को सुनना मर्सनरीज की कॉर्प्सेस को साफ करने से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और फिर रसल उन्हें कहने लगता है, जी आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर सर जिलियन रसल की बॉडी को चेक करते हुए कह रहे थे, क्या तुम अपनी स्पेयर स्किल्स को भी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि तुम्हारे मसल्स तो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड हैं। तो रसल सर जिलियन को बताने लगता है, स्पेयर की बेसिक ट्रेनिंग करता हूँ मैं। जिस पर सर जिलियन रसल का हाथ पकड़ते हुए कह रहे थे, बेसिक इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए तुम्हें इस फील्ड में कोई ना कोई टेक्निक सीखनी होगी। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है तो इस रिंग को लेते हुए मेरे पास चले आना। और हम देखते हैं कि सर जिलियन ने रसल को एक रिंग पकड़ा दी थी, जिस रिंग को एक्सेप्ट करते हुए रसल उनसे पूछने लगता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे इतना ज्यादा फेवर क्यों दिखा रहे हैं। तो सर जिलियन कहने लगते हैं, ये कोई फेवर नहीं है, बस मैं अपने प्रोमिसिंग ट्री को थोड़ा सा ज्यादा फर्टिलाइजर दे रहा हूँ। और सर जिलियन की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया भी अपने मन में कहने लगती हैं, वो एक नोबल होने के बावजूद भी एक काफी ज्यादा अच्छा वॉरियर है। और दूसरी तरफ रसल भी उनकी इन बातों को सुनकर उनको एक ना एक दिन विजिट करने का वादा कर लेता है। उन सभी लोगों की ये गपशप चल ही रही थी, अचानक से वहाँ पर अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है कि हिज मैजेस्टी किंग हॉल में एंटर हो चुके हैं। और किंग के आते ही सभी लोग उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीटिंग कर रहे थे। जहाँ किंग के साथ चलते चलते प्रिंसेस की नजर रसल पर पड़ती है, जहाँ प्रिंसेस रसल को देखकर मुस्कुरा रही थी। और प्रिंसेस के सिर्फ मुस्कुराने भर से ही हमारा रसल टमाटर की तरह लाल हो गया था। और नेक्स्ट सीन में अवार्ड सेरेमनी हो रही होती है, जहाँ किंग रसल और ह्यूबर्ट की तारीफें करते हुए कह रहे थे, हाल ही में किल किंगडम के साथ अलायंस में तुमने काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिए थे, और ये रिसेंट विक्ट्री, इन सब चीजों की वजह से ह्यूबर्ट तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन्स और 100 हॉर्सेस दिए जा रहे हैं। और किंगडम के साउथर्न पार्ट में से 1000 हाउस होल्ड्स में से तुम टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। जिस पर प्रोफेसर हिज मैजेस्टी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और फिर किंग रसल के रिवार्ड के बारे में बताने लगते हैं, रसल तुम्हें 3000 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ किंगडम के वेस्ट में मौजूद 3 सिटीज को रेमंड काउंटी बनाया जा रहा है, और अब से वो प्लेस तुम्हारे अंडर होगी। और किंग के मुंह से इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर एक सर्वेंट रसल के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है, जिसके साथ साथ ही किंग रसल को बता रहे थे, इन डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारी काउंटी के अंदर जो 3 सिटीज हैं उनकी लोकेशन को मार्क किया गया है। और फिर रसल अपने अवार्ड को एक्सेप्ट करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, फाइनली मेरे पास एक अपना लैंड होगा और मैं अपनी फैमिली को रिस्टोर करने के कुछ स्टेप क्लोजर हो गया हूँ। जिसके बाद किंग वाइन के गिलास को ऊपर उठाते हुए सभी लोगों को पार्टी को एंजॉय करने को बता देते हैं, जिसके बाद सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। और फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि काफी देर से किसी को घूर रही थी। जिस चीज को नोटिस करते हुए प्रिंसेस के साथ खड़ी हुई उसकी मेड कहने लगती है, योर हाइनेस आपको कौन सी चीज तंग कर रही है। तो प्रिंसेस बिना किसी हिचकिचाहट के रसल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है। और प्रिंसेस के इस आंसर को सुनकर वो मेड कहने लगती है, काउंट रेमंड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर उन्हें कोई चीज नहीं पसंद तो उसे कैसे रिफ्यूज करते हैं। वैसे आप उन्हें डांस के बारे में क्यों नहीं पूछती। तो प्रिंसेस कहती है, मैं भी उसका इंतजार ही कर रही हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, जब छोटे मर्दों की बात आती है तो आपको अग्रेसिव होना नहीं चाहिए। समटाइम्स ओल्डर मोमेंट्स को थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना चाहिए। और वैसे उस मेड को प्रिंसेस की इन बातों का कुछ समझ तो नहीं आया था, लेकिन वो प्रिंसेस की तारीफ करते हुए कहती है, वाह आपने ये चीज कहाँ से सीखी। और इसी के साथ साथ हमें रसल को दिखाया जा रहा होता है, जो कि उन सभी लड़कियों को हटाते हुए प्रिंसेस की तरफ ही बढ़ रहा था, जो कि प्रिंसेस की तरफ आते हुए उन्हें एक डांस का इनविटेशन देता है, जिसे एक्सेप्ट करते हुए प्रिंसेस अपनी मेड को बता रही थी, देखो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। और फिर अगले ही सीन में हमें उन दोनों को दूसरे लोगों के साथ डांस करते हुए दिखाया जाता है, जहां अचानक से प्रिंसेस रसल को कहने लगती हैं, सर रसल मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो रसल प्रिंसेस को कहने लगता है, पास्ट में आपने मुझसे कहा था कि आपकी मेरे ऊपर नजर है,
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने वो बात क्यों कही थी? तो प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुमने यही क्यों पूछा? तुम अपनी एज के लिहाज से काफी ज्यादा कैपेबल हो और काफी ज्यादा और भी रीजंस हैं, लेकिन तुम्हारा फेस, क्योंकि मुझे तुम्हारा फेस काफी ज्यादा पसंद है। और प्रिंसेस का रसल के साथ थोड़ा सा ही फ्लर्ट करने की वजह से रसल काफी ज्यादा शर्मा जाता है और फिर अचानक से डांस को रोकते हुए पीछे हटते हुए कह रहा था, आपका इस बात से क्या मतलब है? लेकिन प्रिंसेस उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचती हैं और उसे कह रही थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बारे में पता है कि नहीं, लेकिन ये सारी बातें कोई लड़की किसी ऐसे पर्सन को नहीं कहेगी जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट ना हो। और अगर कोई लड़की किसी पर्सन से इस तरह की बातें कर रही है तो फिर समझ जाओ आगे कि क्या मसला है। और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस चीज का अभी जवाब दो, मैं सिर्फ होप ही कर सकती हूँ कि तुम्हारा जवाब पॉजिटिव हो। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असल किसी जगह पर बैठकर अपने मन में सोच रहा था और भाई साहब प्रिंसेस की उस चीज को करने की वजह से अभी तक शर्मा रहे थे। खैर रसल अपने मन में सोच रहा था, मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, लेकिन किसे पता था कि वो इस तरह के वर्ड मेरे मुंह पर कह देंगी, क्योंकि वो कोई आम पर्सन नहीं है, वो ही केट रथमोस है जो कि किंग की एक सिंगल डिसेंडेंट है और थ्रोन के सबसे ज्यादा करीब भी। उसके प्यार को एक्सेप्ट करना मेरी फैमिली को रिजरेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा राइट चॉइस होगी। लेकिन मेरा असली मसला ये है कि मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से वहाँ पर कोई आने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सर एलन पेज थे, जो कि अचानक से वहाँ पर आ जाने की वजह से रसल से माफी मांग रहा था और रसल भी उसे कह रहा था, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो एलन भी कहता है, अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लाया था। तो रसल कहता है, एक प्रपोजल? लेकिन दूसरी तरफ एलन पेज जो कि काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था, वो रसल को कहने लगता है, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि अपनी उस बैट को खत्म कर सकूं। और इस चीज को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और फिर हमें फ्लेम टावर के अंदर मास्टर जारिया का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लेटर को पढ़ते हुए कह रही थी, मैं काफी हैरान थी कि उस ओल्ड मैन ने मुझे ये लेटर क्यों भिजवाया है। तो वो उस वेगर को खत्म करना चाहता है। और मास्टर डारिया के पास ही खड़ा हुआ रसल अपने मन में एलन पेज के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, मैं चाहता था कि इस बेड को काफी जल्दी जल्दी खत्म किया जा सके, लेकिन इतनी जल्दी मुझे इस चीज की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर मास्टर डारिया रसल को कह रही थी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? लेकिन रसल जिसके सामने की एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई हुई थी, वो मास्टर डारिया को कहने लगता है, इस बेड का पीरियड पूरा 3 साल था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें 3 सालों का वेट करना चाहिए। तो मास्टर डारिया भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं, ऑलराइट, फिर जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं। और फिर हमें एक डुअलिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर की एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ था, जिस मैजिकल बैरियर के बारे में हमें बताया जाता है कि ये मैजिकल बैरियर एक 6 सर्कल के मैजिक की पावर को बर्दाश्त कर सकता है और एक एक्सपर्ट लेवल स्वॉर्डमैन के एक स्वॉर्ड ओरा को भी ब्लॉक कर सकता है। और उस अरीना के अंदर खड़ा हुआ रसल अपने मन में सोच रहा था, मेरी पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक सेकंड लेवल का मेज था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं किसी दिन इस जगह पर खड़ा हूँगा। और फिर दूसरी तरफ हमें मास्टर जारिया को दिखाया जाता है जो कि किसी क्रिस्टल के अंदर अपनी माना को इन्फ्यूज करते हुए कह रही थी, अब इस चीज को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, चलो इस फाइट को स्टार्ट किया जाए। तो दूसरी तरफ खड़े हुए स्पेयर टावर मास्टर जो भी के एक क्रिस्टल में अपनी माना को इन्फ्यूज कर रहे थे, वो कहने लगते हैं, चलो देख लेते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत कितनी देर तक टिक पाती है। और फिर वो उन सभी लोगों को कह रहे थे, ये एक ऐसा मैजिकल बैरियर है जिसे कि 2 टावर मास्टर्स ने मिलकर बनाया है, तो अपने आसपास की सराउंडिंग की तोड़फोड़ का बिल्कुल भी ख्याल मत करना, तो तुम दोनों हमें अपनी पूरी ताकत दिखाओ। और फिर हमें अरीना के अंदर खड़े हुए रसल और एलन पेज को दिखाया जाता है जहां रसल एलन पेज को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, एक ऐसा जीनियस जिसे कि मैजिस में से भी सबसे ज्यादा पावरफुल समझा जाता है, लेकिन इस वक्त हमारी स्किल्स में भी सिर्फ थोड़ा सा ही गैप है। और अगर दो सिमिलर ओपोनेंट्स के दरमियान मैच हो तो उनकी बैटल का सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट डिस्टेंस होता है। जहां रसल डिस्टेंस क्लोज करने के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ एलन पेज डिस्टेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहा था। और हम देखते हैं कि रसल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एलन पेज की तरफ भागना शुरू कर देता है, जहां दूसरी तरफ एलन पेज भी पीछे की तरफ जा रहा था, जहां वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी मेज के साथ फाइट नहीं कर रहा बल्कि किसी नाइट या स्वॉर्डमैन के साथ कर रहा हूँ। क्या वो अपनी फायर पावर के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है? और हो भी क्यों ना, क्योंकि फ्लेम टावर की इंस्टेंटेनियस फायर पावर स्पेयर टावर की पावर से स्ट्रोंगर है। लेकिन ये कहते हुए उसने एक मैजिक का
इस्तेमाल करते हुए रसल के ऊपर काफी ज्यादा आइस के स्काइप्स के साथ हमला कर दिया था, जिन स्पाइस को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, जैसा कि सर एलन से एक्सपेक्टेड था, उसकी कास्टिंग स्पीड अनबिलीवेबल है। लेकिन ये कहते हुए रसल ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और सर एलन पेज की ही अटैक को कॉपी करते हुए उस पर हमला कर देता है। और इन दोनों की फाइट में फर्क सिर्फ यही था कि एलन उस फॉर्मूले को यूज करते हुए आइस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर रहा था और रसल फायर एट्रीब्यूट को। और इन दोनों लोगों की फाइट दूर बैठे मास्टर डारिया और स्पेयर टावर मास्टर भी देख रहे थे, जहां स्पेयर टावर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अनबिलीवेबल, उसने एक ही इंस्टेंट में मेरे एलन का फार्मूला कॉपी कर लिया। और एरिना के अंदर हम देखते हैं कि रसल और एलन पेज के अटैक्स की टकरा जाने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और फिर अचानक से रसल उस धुएं से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोच रहा था, ये अब मेरा टर्न है। ये कहते हुए वो अपने एक मैजिक फायर लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और रसल ने एलन पर हमला कर दिया था, जो अटैक इससे पहले कि एलन को हिट कर पाता। एलन काफी ज्यादा तेजी से ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए पीछे आ जाता है और हम देखते हैं कि रसल की उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। लेकिन रसल एक और मैजिक को इंचेंट करते हुए अपने मन में सोच रहा था, ब्लिंक, तो इसका मतलब है कि वो मुझे डिस्टेंस कवर करने का एक भी मौका नहीं देना चाहता, यानी कि इसका मतलब है कि मुझे उसके लेग्स को ही रोकना होगा। ये कहते हुए रसल ने अर्थ को एक मैजिक को इस्तेमाल कर दिया था, जिस चीज की वजह से नीचे का सारा ग्राउंड टूटना फूटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एलन का वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। और पीछे की तरफ रसल एक मैजिक को इंचेंट करते हुए अपने मन में सोच रहा था, इस सिचुएशन को ग्रैब करना सर एलन पेज की तरह के भी किसी पर्सन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और अगले ही सीन में वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रसल के उस अटैक की वजह से भी वहां पर एलन पेज को कुछ भी नहीं हुआ होता और उल्टा हर तरफ आइस फैल गई थी, जो कि सर एलन पेज के ही एक मैजिक की वजह से हुई थी। जिस चीज को देखते हुए रसल परेशान होने के उल्टा हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने ग्राउंड को शेक करने के रोकने के लिए पूरे के पूरे ग्राउंड को ही फ्रीज कर दिया। सच में पूरी तरह से एक मॉन्स्टर ही है। और पीछे की तरफ खड़ा हुआ सर एलन पेज, जो कि काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था, वो अपने मैजिक को चैन करते हुए रसल को कहने लगता है, सर रसल, क्यों ना अपने इस मैच को खत्म किया जाए। ये कहते हुए उसने फिर से उसी मैजिक को इस्तेमाल करते हुए, जिसका इस्तेमाल उसने थोड़ी देर पहले किया था, उसका इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला कर देता है, जिस अटैक को रसल फायरवॉल बनाकर ब्लॉक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से रसल की फायरवॉल बुझना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि रसल एक ही जगह पर स्टक हो गया था और अपने मन में सोच रहा था, डैम इट, उसने इस चीज का इस्तेमाल कब किया, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। और इस मैजिक का इस्तेमाल होता है फ्रॉस्ट स्टॉप, जिसे देखते हुए मास्टर डारिया काफी तरह हंसते हुए कहती हैं, ओह वाओ, तो तुमने उसे स्पेयर टावर के सीक्रेट मैजिक को भी सिखा दिया है। तो स्पेयर टावर मास्टर फ्लेक्स करते हुए कहते हैं, एलन मेरा सक्सेसर होने वाला है, तो उसे वो मैजिक सिखाना तो बनता था ना। और फिर से एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां एलन अपने हाथ से कुछ वाटर ड्रॉप्स को क्रिएट करते हुए कह रहा था, सर रसल, आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग थी और इसी वजह से मैं तुम्हें और भी ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मास्टर मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे अपनी एंजॉयमेंट को पोस्टपोन करना होगा। और हम देखते हैं कि एलन के उस अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वहां पर काफी ज्यादा लहरें बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि सारी पानी की लहरें रसल की तरफ बढ़ रही थी, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल कहने लगता है, मैं इस चीज को शो करना तो नहीं चाहता था। लेकिन अगले ही सीन में उस अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रसल ने अपनी ड्रैगोनिफिकेशन पावर को अनलॉक कर लिया था और रसल काफी ज्यादा तेजी से एलन के पास पहुंच जाता है और रसल की बॉडी से इस अजीब सी तरह की एनर्जी को सेंस करके एलन एक ही जगह पर स्टक हो जाता है और अपने मन में सोच रहा था, ये एरोगेंट और वायलेंट एनर्जी किस तरह की है, मैं तो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा। और रसल की इस मूव को एक ही नजर में देखकर मास्टर डारिया पहचान गई थी कि ये ड्रैगन फेयर है और स्पेयर टावर मास्टर रसल को देखते हुए कह रहे थे, तो लगता है कि इसी वजह से ये अपने एज की हिसाब से काफी ज्यादा एक्सेप्शनल टैलेंटेड था। तो ये सब चीजें इसी वजह से थी क्योंकि उसने ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन किया हुआ है। और हम देखते हैं कि रसल की ड्रैगोनिफिकेशन की वजह से रसल की बॉडी काफी ज्यादा कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और रसल के इस ड्रैगन फॉर्म को देखकर मास्टर डारिया काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती हैं, इम्पॉसिबल, मुझे यकीन है कि इसके पेरेंट्स दोनों ही ऑर्डिनरी ह्यूमंस थे। मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर स्पेयर टावर मास्टर कहते हैं, तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब हो
सकता है। इसका मतलब है कि इस बच्चे के एंसेस्टर में से कोई एक हाई रैंक का ड्रैगन था। और रसल की बॉडी से निकलते हुए उस इंटेंस प्रेशर को ब्लॉक करने के लिए एलन काफी ज्यादा तेजी से हवा में आ जाता है और अपने मन में सोच रहा था, इसकी बॉडी से निकलती हुई मैजिकल एनर्जी मेरी पूरी की पूरी बॉडी को कांपने पर मजबूर कर रही है। और फिर वो अपने एक मैजिक को खास करते हुए कहने लगता है, रसल रेमंड, तुम ही सिर्फ ऐसे नहीं हो जो कि कब से अपनी पावर्स को छुपा रहा था। और एलन की उस मैजिक स्पेल की वजह से रसल के इर्द गिर्द काफी ज्यादा फ्रोस्ट एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, ये एक वाइड एरिया स्पेल लग रहा है, इस मैजिक की वजह से एक पूरा का पूरा रीजन भी फ्रीज हो सकता है। अपने मन में ये सोचते सोचते रसल भी अपनी मैजिक को इस्तेमाल करते हुए ब्लेज लॉन्च बना लेता है, जहाँ वो अपनी फायर पावर को अनलिश करते हुए अपने मन में सोच रहा था, अगर मैं इसके इस मैजिक को खत्म कर दूं तो यकीनन मैं जीत जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ एलन पेज उस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला करते हुए कहता है, चलो इसे फिनिश किया जाए। और हम देखते हैं कि एलन के उस अटैक की वजह से रसल की तरफ काफी ज्यादा बर्फ बढ़ रही थी, जिसे ब्लॉक करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, ये काफी ठंडा है, एक ऐसी ठंड जो कि ना सिर्फ माना को फ्रीज कर सकती है। लेकिन ये कहते कहते अचानक से रसल के मुंह पर एक स्माइल आ जाती है और फिर रसल अपने सामने की तरफ एक फायर स्लैश लगाते हुए कह रहा था, अगर उस शूरा के साथ मेरी फाइट ना हुई होती तो एलन पेज के इस अटैक को ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ना था। और रसल को काफी आसानी से उसके मैजिक को यूं तोड़ता हुआ देखकर एलन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या? लेकिन रसल काफी ज्यादा तेजी से आसमान की तरफ चला जाता है, जहाँ रसल को अपने काफी ज्यादा करीब देखकर एलन अपने मन में सोच रहा था, ये काफी ज्यादा तेज है, मैं ब्लिंक का इस्तेमाल करके भी इस अटैक को डोज नहीं कर सकता, मुझे इसे ब्लॉक करना होगा। एलन अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन रसल उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से जमीन पर आकर गिर गया था। और जमीन पर गिर जाने के बाद उसके सामने रसल का स्पेयर आया हुआ था, जिसका मतलब था कि रसल जीत चुका है। और फिर एलन हंसते हुए अपने मन में सोचने लगता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आखिर में यही जीता। और एलन पेज अपनी हार मान लेता है, जिसे देखते हुए रसल भी मुस्कुरा रहा था। और फिर कुछ सिस्टम विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है कि मिशन अकॉम्प्लिश्ड, और इस चीज की वजह से तुम्हें हाईएस्ट ग्रेड का मानाशोन रिवार्ड में दिया जा रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारा दूसरा रिवार्ड अ रेलिक फ्रॉम द एयर ऑफ गॉड हेमिंगवे से तुम्हें मिल जाएगा। हेमिंगवे यानी कि स्पेयर टावर मास्टर। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि रसल को यूं जीतता हुआ देखकर मास्टर एरिया काफी तेजी से ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर टावर मास्टर के पास आ जाती हैं, जहां वो स्पेयर टावर मास्टर को टोंट मारते हुए कह रही थी, ओल्ड मैन, मुझे यकीन है कि तुमने एयर ऑफ गॉड के उस रैली को तैयार कर लिया होगा। तो स्पेयर टावर मास्टर, जिसे कि गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, वो हंसते हुए कहता है, इस टाइम मैं अपनी हार मानता हूँ और स्पेयर टावर के टावर मास्टर होने की हैसियत से ऑफ कोर्स मैं अपने प्रोमिस को तो नहीं तोड़ूंगा। ये कहते हुए वो अपनी सब स्पेस पॉकेट में से एयर ऑफ गॉड का रैलिक निकाल रहा था, जिसे देखते हुए मास्टर एरिया कहने लगती हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में इसे मुझे दे रहे हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी देर बाद एक बग्गी के अंदर रसल को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसने कि अपने हाथ में उसी एयर ऑफ गोल्ड के रैलिक को पकड़ा हुआ था, जिसके बारे में रसल हमें बताते हुए कहने लगता है, अ रैलिक फ्रॉम द एयर ऑफ गोड्स। और ये रैलिक गोडेस आर्चनेस की एक एबिलिटी जो कि स्पेस को कनेक्ट और कट करना थी, उसका मुजाहिरा करती है। अपने मन में ये सोचते सोचते रसल उस डैगर का इस्तेमाल करता है और रसल की उस डैगर को इस्तेमाल करने की वजह से स्पेस के अंदर सच में एक दरार आ गई थी, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, एक डैगर जो कि स्पेस को काट सकता है। और इसी के साथ साथ इस डैगर के साथ लगी हुई इस नीडल के अंदर अगर अपना माना इन्फ्यूज किया जाए तो ये किसी स्पेस को सी भी सकती है। ये कहते हुए रसल ने थोड़ी देर पहले जिस स्पेस को कट किया था उसे उस नीडल के साथ सी देता है। और रसल अभी भी अपने मन में सोच रहा था, इस चीज का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी विजिबल स्पेस को डैगर के साथ कट की हुई स्पेस के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि स्पेस को कट करना काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर उसी स्पेस को कंबाइन करना ये काफी ज्यादा कमाल का है। अगर इस आर्टिफैक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एम्बुश और डिफेंड करने के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। और इतने में रसल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये आटामून कैसल है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें उस कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई रसल का स्वागत कर रहा था। और हम देखते हैं कि उस कैसल के अंदर हर तरफ काफी ज्यादा वेपन्स लगे हुए थे। और रसल जिस पर्सन के साथ बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सर जीलियन थे, जो कि रसल की तारीफ करते हुए कह रहे थे, मैंने सुना कि तुमने सर एलन को हरा दिया। रसल उन्हें कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरा एक लक था। बाय द वे सर जीलियन, क्या आपका ये ऑफिस है? तो सर जीलियन कहते हैं, हाँ, लेकिन तुमने ये सवाल क्यों पूछा? तो रसल हंसते हुए कहता है, मैंने ये इस वजह से पूछा
क्योंकि हर तरफ वेपन ही वेपन हैं, जो कि किसी ऑफिस से ज्यादा एक ट्रेनिंग रूम लग रहा है। तो सर जिलियन एक स्पेयर को उठाते हुए कह रहे थे, शुरू से ये ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया मेरा पूरा का पूरा ऑफिस वेपन्स के साथ ही भर गया। और जैसा कि तुमने कहा था कि तुम स्पेयर को यूज करते हो, तो ये स्पेयर पकड़ो। और सर जिलियन को अचानक से उसे एक स्पेयर देता देखकर रसल काफी हैरान होते हुए कहता है, अचानक से आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? तो सर जिलियन कहने लगते हैं, किसी को प्रॉपरली तौर पर गाइड करने के लिए सबसे पहले उसके एक्यूरेट लेवल के बारे में जानना भी जरूरी होता है। तो चलो एक स्पार हो जाए। और सर जिलियन की इस बात को सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, अच्छा तो इसी वजह से इसने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। लेकिन फिर रसल उस पेड़ को घुमाते हुए कहने लगता है, एनीवे ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक वेपन मास्टर से गाइडेंस हासिल कर रहा हूँ, और अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पेयरमैनशिप को बढ़ा सका तो ये चीज मेरे लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। यहाँ रसल के स्टैंस को देखकर सर जिलियन उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, ग्रेट आइज, चलो पहला मूव तुम ही चल लो। तो रसल काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, अब इस बारे में आप ना नहीं कर सकते। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां रसल काफी ज्यादा तेजी से जमीन पर आकर गिर चुका था, और थोड़ी ही देर में रसल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और अपने मन में सोच रहा था, इस बारे में सोचना कि मैं अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने मुझे काफी आसानी से हरा दिया। तो क्या एक वेपन मास्टर की स्ट्रेंथ इस तरह की होती है? और फिर रसल सर जिलियन से पूछने लगता है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? तो सर जिलियन रसल को बता रहे थे, तुम्हारी विजुअल एक्टिविटी और फ्लेक्सिबल थिंकिंग काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन स्पेयर को यूज करने का तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा बकवास है। मगर इस बारे में सोचना कि तुमने खुद ब खुद ही इस लेवल तक खुद को ट्रेन कर दिया है, ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो ये कहते कहते सर जिलियन अपने मन में सोच रहे थे, ये लड़का, इसकी ग्रोथ को देखते देखते मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ रसल भी अपने मन में सोच रहा था, अगर मैं अपनी मैजिक को इस्तेमाल कर पाता तो शायद तुम्हें हरा सकता था। लेकिन अचानक से सर जिलियन कहते हैं, तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं तुम्हें फ्री में ही सिखा दूंगा? और सर जिलियन के मुंह से इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन सर जिलियन रसल को बताने लगते हैं, मैं तुम्हें एक पूरे हफ्ते के लिए ट्रेन करूंगा, तब तक के लिए तुम्हें मेरे नाइट्स के साथ स्पार करना होगा। जिसे सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, नाइट्स के साथ स्पार करना, ये ऑफर बुरी नहीं है, मगर सिर्फ स्पार से ही बात नहीं चलेगी। अपने मन में ये सोचते हुए वो सर जिलियन को कहता है, ऑलराइट, लेकिन इस चीज के बदले में मेरी एक रिक्वेस्ट है। और रसल के मुंह से एक रिक्वेस्ट के बारे में सुनकर सर जिलियन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन फिलहाल हमें रसल की उस रिक्वेस्ट के बारे में नहीं बताया जाता, और अगले ही सीन में हमें सभी के सभी नाइट्स को एक जगह पर इकट्ठे होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ कुछ नाइट्स बातें कर रहे थे, यहाँ पर क्या चल रहा है। सभी के सभी नाइट्स को एक जगह पर देखना काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। लोगों का ये कहना है कि ये इस वजह से है कि सर रसल हमारे लॉर्ड को विजिट करने के लिए आए हैं। तो कुछ नाइट्स ये भी कह रहे थे, सर रसल एक मेज नहीं है जिन्होंने उस शूरा को मारा था। और इस बारे में भी कहा जाता है कि सर रसल के पास सींग है और वो अपने मुंह से फायर को निकालते हैं। और कुछ नाइट्स बातें कर रहे थे, ये सब कुछ नॉनसेंस है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक सर्कस का बंदा है जो कि हमें एंटरटेन करने के लिए आया है। लेकिन इतने में वहाँ पर सर जिलियन और रसल पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सभी के सभी नाइट्स चुप कर गए थे। जिन सभी नाइट्स को सर जिलियन कहने लगते हैं, तो तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो। आज की ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले तुम सभी लोगों को सर रसल के साथ मैच करना होगा। फर्स्ट मैच के अंदर तुम किसी भी तरह के मैजिक या ऑरा को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूसरे मैच के अंदर नहीं। और सर जिलियन की इस अनाउंसमेंट को सुनकर कुछ नाइट्स बातें करने लगते हैं। आमतौर पर तो हम ऑरा या मैजिक को इस्तेमाल ना करते हुए फाइट करते हैं, अगर हम उसे इस्तेमाल करके फाइट करेंगे तो ये सर रसल के लिए डिसएडवांटेज नहीं होगा। और उन सभी नाइट्स को देखते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था, मेरी इस ट्रेनिंग का मतलब है कि मैं अपनी स्पेयरमैनशिप के अंदर स्किल्स को बढ़ा सकूं, और इस जगह में अपने मैजिक को ना इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा। और फिर रसल उन सभी लोगों को ग्रीट करते हुए कह रहा था, मैं रसल रेमन हूँ और मुझे तुम सभी लोगों की गाइडेंस की जरूरत है। जहाँ इसी के साथ हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें कि रसल को मिशन मिला हुआ था कि उसे सभी के सभी नाइट के साथ स्पार करना है और उन सभी के सामने उसे जीतना होगा, जिनके रिवार्ड्स को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हमें रसल के सामने एक स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जिसके साथ के रसल को फाइट करनी थी, जो कि अपना स्टांस लेते हुए रसल को कह रहा था, मैं एक 4th ग्रेड का नाइट हूँ और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मुझे आपके जैसे एक हीरो के साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है। जहाँ रसल भी ज्यादा बातें ना करते हुए अपना स्टांस लेते हुए कह रहा था, क्यों ना अपने मैच को स्टार्ट किया जाए। जहाँ पहले तो दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को घूरते रहते हैं और फिर अचानक से वो स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा तेजी से रसल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, ये काफी ज्यादा फास्ट है। जहाँ रसल उसके अटैक को डोज करते हुए अपने मन में सोच रहा था, इसके अटैक्स काफी ज्यादा परफेक्ट हैं। और इस बारे में सोचना कि एक 4th ग्रेड का नाइट भी इतना ज्यादा स्किल्ड है, तो इसका मतलब है कि सर जिलियन के अंडर ट्रेन होने वाले नाइट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन
ये कहते हुए रसल ने उस रोडमैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा दिया था, जहाँ रसल उसके सामने अपना स्पेयर करते हुए कह रहा था, क्या तुम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हो? तो वो पर्सन ना करते हुए अपनी हार मान लेता है। और रसल की फाइटिंग स्किल को देखते हुए काफी ज्यादा नाइट्स बातें कर रहे थे, क्या तुमने उसकी स्किल्स को देखा था? इसी वजह से वो हम नाइट्स के साथ बिना किसी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए स्पार करना चाह रहा था। और सर जिलियन भी अपने नाइट्स की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहे थे, आप ये इस तरह के मजाक नहीं करेंगे। वेल ये नेचुरल है, एक नाइट उस मैच से हार रहा है जो कि अपने मैजिक पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ रसल सर जिलियन को कह रहा था, मैं तुम्हारे नाइट्स के साथ स्पार करूंगा, लेकिन उनके साथ स्पार करते हुए मैं अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करना नहीं चाहता। और उस फ्लैशबैक को याद करते हुए सर जिलियन अपने मन में सोच रहे थे, मैंने उसके उस प्रपोजल को काफी आसानी से मान तो लिया, लेकिन ये बच्चा काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये बच्चा हमारे सभी नाइट्स के लिए एक मोटिवेटर का काम कर रहा है। और तभी अचानक से रसल के पीछे से कोई आते हुए कहता है, क्या ये ठीक होगा कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं? और हम देखते हैं कि रसल के सामने एक हट्टा कट्टा नाइट आ गया था, जिसे देखते हुए दूसरे नाइट्स कहने लगते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सर विंसेस इस बच्चे के साथ स्पार करना चाहते हैं, लेकिन ये तो एक सेकंड ग्रेड के नाइट हैं। क्या इसका मतलब है कि सर रसल काफी आसानी से एक थर्ड ग्रेड के नाइट को भी हरा सकते हैं? और उस नाइट को अपने सामने देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, एक सेकंड ग्रेड के नाइट की पावर इतनी होती है जितनी कि एक नाइट ऑर्डर के अंदर वाइस कैप्टन की होती है। और उस पर्सन को अपने सामने देखकर रसल घबराता नहीं है और मुस्कुराते हुए सर विंसन का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए हमें इसकी फाइट को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।